हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे ऑडिट की। ऑडिटिंग कल आपका एग्जाम है, स्पेशली GNDU यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मैराथन हर बच्चों के लिए एग्जाम से पहले लेकर आता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उनके रिवीजन करवाने के लिए। और बहुत बेनिफिशियल रहता है बच्चों को। एज यू नो वेरी वेल, थियोरेटिकली पोर्शन से बहुत अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं बच्चे। तो चलिए आज बिना देरी से कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट का सिंपल सादा मतलब तो आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन करना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करना। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, उनकी एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, हम मतलब कोई ऑडिटर जब उसको करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज अ एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप बना रहे हो, किसके द्वारा, ऑडिटर उसको कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है। अब देखो, सेकंड है इसके ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बता देता हूं, दो तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि मैंने यहां पे शॉर्ट वे में आपको दिखा दिए। कि प्राइमरी का मतलब है दो चीजें, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बनाना है ऑडिट में, और नंबर टू है एरर्स को डिटेक्ट करना, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में कवर होता है। अब सर, एरर्स की बात आती है तो एक क्वेश्चन GNDU यूनिवर्सिटी में आता रहता है कि देयर आर मैनी एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस, गिव सम एग्जांपल एंड हाउ दीज एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी साथ में कि सारे एरर्स कितने होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि ऑडिटर क्या कर सकता है उन एरर्स को ढूंढने के लिए। तो ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे नहीं बताना है क्वेश्चन, कि ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया हुआ है sachineducationhub.co.in पे। आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले नंबर पे नहीं मिलता, इस PDF में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाकर सीधे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार पढ़ के देखिएगा, नहीं समझ में आता फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, पर प्लीज़ डू इट। ठीक है। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, प्रिंसिपल्स। बाकी सारी चीज़ें मैं ही कराने वाला हूँ, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। प्रिंसिपल्स इसमें क्या होते हैं, देखो, प्रिंसिपल मतलब होता है ऑडिटिंग किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले, जो भी पर्सन उसको कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो किसी भी तरीके से कंपनी से लिंक्ड नहीं होना चाहिए, यानी रिलेटिव, कोई पार्टनर, ऐसा लिंक्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी ऑडिटिंग जो भी की जा रही है वो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। नंबर टू है प्रोफेशनल केयर। मतलब क्या होता है कि जो भी ऑडिटर उस ऑडिटिंग को कर रहा है, उसको प्रोफेशनल केयर का पता होना चाहिए। मतलब उसको अपनी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, और उसको अपने राइट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस चीज़ की संभाल कैसे करनी है, उस चीज़ के बारे में मुझे आइडिया रखना ही पड़ेगा कि किस स्टेप पे किस चीज़ की ज़रूरत मुझे ज़्यादा पड़ सकती है। ठीक है, कहाँ पे मैंने कौन सी ड्यूटी अप्लाई करनी है, कहाँ पे मेरा कौन सा राइट आता है। नंबर थर्ड है एविडेंस। जब भी आप ऑडिटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, दैट इज़ एविडेंस। क्योंकि ऑडिटिंग का मतलब ये है कि जो भी आप उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसमें से आपने क्या ढूंढा। अब ढूंढने से आप बता दोगे तो बात अलग है, लेकिन बताने वाली चीज़ भी आपको दिखानी पड़ेगी, यानी एज एन एविडेंस। वो कैसे पॉसिबल है, या तो आप उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो। सर, क्या ऑडिट रिपोर्ट तो हमने ही लिखी है ना, ऑडिटर ने? नहीं, ऑडिट रिपोर्ट आपने लिख दी है, उसके साथ एक मेंशन आपको दिखाया गया होगा, पॉइंट आपने कई बार पढ़ा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ भी लिखा जाता है कि जो भी आप ऑडिट रिपोर्ट में दे रहे हो, उसके साथ अटैच्ड में आपको वो एविडेंस भी देना पड़ेगा। तो सर, एविडेंस एक प्रॉपर प्रूफ है, जो आपने जब वेरिफिकेशन करी, आपको क्या देखने में आया, उसको एज अ क्लिक करके रख लेना है कि ये मुझे दिखा, इस वजह से मैं इसका एविडेंस अपने पास रख रहा हूँ और अपनी रिपोर्ट में ये दे रहा हूँ ओपिनियन। ठीक है। इसके बाद आता है मटीरियलिटी। जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा नज़र आ जाए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है, कहीं ना कहीं उसमें आपको एरर्स या फ्रॉड नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉड जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले से बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट और जितने भी इससे लिंक्ड पर्सन हैं उनको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी हर काम में होनी चाहिए। विदाउट एनी कंसिस्टेंसी योर वर्क इज़ नॉट प्रॉपरली डन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑडिट प्लानिंग की, ऑडिट ट्रायल की, कम्युनिकेशन की, दिस इज़ वेरी सिमिलर और सिंपल पॉइंट्स जो आप आसानी से देखो तो समझ आ जाएंगे। मेरा मेन मकसद है कि प्रिंसिपल्स में क्या चीज़ें कवर होती हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब इसके बाद आते हैं सर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कि टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं।
ऑडिट के जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑडिट, राइट। नंबर 1 जिसमें आता है पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ चुका है और ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंस भी इसका इंपॉर्टेंट है। वैसे नाम से क्लियर है, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड के बाद, और जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, इसका मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स के बेसिस पे। तो ऑब्वियस ही बात है, पीरियोडिक मतलब जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जब ऑडिट करते हैं उसको हम पीरियोडिक ऑडिट के नाम से जानते हैं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट का मतलब होता है साल में हम डिसाइड कर लेते हैं अपने क्लाइंट से मिलकर कि तुमने उसका ऑडिट, मतलब ऑडिटर कितनी बार ऑडिट करना चाहता है या फिर क्लाइंट कितनी बार अपना ऑडिट करवाना चाहता है। तो दोनों की डिस्कशन के बेसिस पर जब मर्जी जितना मर्जी वो ऑडिट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी ऑन एन एवरेज 2 या 3 बार अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हो जाता है। उसके बाद आता है पीरियोडिक ऑडिट में, कि जब भी हम पीरियोडिक ऑडिट की बात करते हैं ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद किया जाता है, जबकि कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो साल में किसी समय भी किया जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीरियोडिक ऑडिट जो है वो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस के लिए ही हेल्पफुल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें साल के बाद हम बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रेगुलर बेसिस पे हम बड़े बिजनेस का, मतलब कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो रेगुलर बेसिस पे हम लार्ज बिजनेस का नहीं कर सकते। क्यों सर? अब ये पॉइंट अलग लग रहा हो सकता है, लेकिन नहीं, सोचो ज़रा कि अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस ऑडिट है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट में मुझे रेगुलर ऑडिट करना है, क्या लार्ज बिजनेस में इतनी जल्दी आप हर चीज़ का पता कर सकते हो? यानी अगर कोई चीज़ परफॉर्म हो रही है जो एक साल में, मतलब जो मेरी अप्रैल में हुई है, तो लार्ज बिजनेस का मतलब ये है कि उसका जो काम है कई बार साल के लास्ट में भी खत्म होता है। यानी कोई प्रोसेस जो है वो बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है लार्ज बिजनेस के अंदर, पर स्मॉल बिजनेस के अंदर ऐसा काम नहीं होता। उसमें थोड़े थोड़े समय की ही कुछ बात होती है, यानी उसमें हम एडवांसेस कम देते हैं तो ऑडिटिंग जल्दी हो जाती है। तो कुल मिला के जो पीरियोडिक ऑडिट है वो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस के ऊपर किया जाता है, जबकि कॉन्टिन्यूस ऑडिट को ज़्यादातर लार्ज बिजनेस में प्रेफर किया जाता है, अगर हम बात करें। ठीक है। इसके बाद आती है पीरियोडिक ऑडिट। और पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो इसमें एनुअल रिपोर्ट को डिफ़िकल्ट नहीं होता, मतलब डिफ़िकल्ट होता है पब्लिश करना, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब ये है कि साल की सारी जानकारी लेने के बाद आपने एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करना है, जबकि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि हमने रेगुलर बेसिस पे नॉलेज ले ली, और रेगुलर बेसिस पे जब हमने नॉलेज ले ली तो उसको पब्लिश करना आसान होता है, कि की पॉइंट्स हमने उठा लिए, उसको बस रिपोर्ट में लेना है। ठीक है। इसके अलावा अब हम टाइप्स की बात करते हैं, तो उसके अगला जो टाइप आता है दैट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब होता है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब हम ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ऑडिट। यू कैन से दैट कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को देख सकें और समझ सकें। इसके अलावा आता है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब होता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमने जब देखनी होती है किसकी सर? हमारे इंटरनल प्रोसेसेस या ऑपरेशन की। यानी इन शॉर्ट कहूँ तो इंटरनल कंट्रोल जब हमारा कैसा है उसकी जब हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कोई ऑडिट करते हैं, तो वो ऑडिट क्या माना जाता है? ऑपरेशनल ऑडिट। इसके बाद आता है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब होता है कि जिस भी बिजनेस का हम कोई ऑडिट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को अच्छे से अप्लाई कर रही है, ये देखने के लिए जब हम कोई ऑडिट करते हैं तो उसका नाम बन जाता है कंप्लायंस ऑडिट। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का मतलब होता है कि आजकल कोई भी चीज़ आप देखोगे तो ऑनलाइन बेसिस पे जा चुकी है, ऑटोमेशन हो चुका है सारा बिजनेस। तो ऑटोमेशन बेसिस पे हम बात करते हैं कि जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर, आईटी सिस्टम या हमारे कंट्रोल हैं या डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो सारा का सारा भी क्या होना चाहिए? ऑडिट बेसिस पे चलना चाहिए। यानी जब हम उन चीज़ों का ऑडिट करते हैं कि क्या वो परफॉर्म अच्छे से हो पा रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई छेड़खानी तो नहीं की जा रही, इन सब चीज़ों का देखते हुए हम जब ऑडिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, ये आपका आगे चैप्टर भी आएगा। तो वैसे क्या होता है इंटरनल ऑडिट? कि जो ऑडिट मतलब कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल टीम टू असेस द रिस्क मैनेजमेंट। जब आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में ही कोई पर्सन आके, मतलब कोई पर्सन, आपकी कोई इंटरनल टीम है जो वो आपके बिजनेस का ऑडिट कर रही है, आपके खुद की कंपनी का ऑडिट कर रही है, ये देखने के लिए कि हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है या कैसे चल रही है, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो स्टेबल बन सके, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें कि सर कोई बाहर से टीम आ रही है हमारी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टैक्स ऑडिट। आपने इनकम टैक्स करा है, इनकम टैक्स के अंदर जब हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड
टैक्स रिटर्न की एक्यूरेसी और कंप्लायंस देखने के लिए, कंप्लायंस सर कि जो भी हमने काम किया है क्या वो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग किया है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी उसमें एक्यूरेसी है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हमने फॉलो किया है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हम जब कोई ऑडिट करते हैं दैट इज़ नोन एज, मतलब टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने से पहले भी आप देखोगे तो जो 30 सितंबर तक हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट जाती है दैट इज़ कॉल्ड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, यानी इन शॉर्ट कह लो कि हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कैसे हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट से लिंक्ड हैं या हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारे जो इफेक्टिवनेस है काम के अंदर, वो कितनी अच्छे से चल रही है और हम कितने अच्छे से गवर्नमेंट से लिंक्ड रोल बना के रखे हुए हैं, दैट इज़ नोन एज परफॉर्मेंस ऑडिट। कि हमारी परफॉर्मेंस से लिंक्ड जो चीज़ें हैं उनका ऑडिट जब हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑडिट। अब हम बात करते हैं सर ऑडिट जो है उसकी मेन कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी कवर होती हैं इसके अंदर। उसमें कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एक्यूरेसी देखना। ऑब्वियस ही बात है, ऑडिटिंग का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। दूसरा है क्रेडिटेबिलिटी को एनहांस करना। एनहांस मतलब क्या होता है, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से रिलायबल और एक्यूरेसी बेसिस पे रखेंगे तो जब भी हमारी कोई भी यूज़र या कोई भी बैंक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, हमारी क्रेडिटेबिलिटी को अच्छे से पहचानेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो क्रेडिटेबिलिटी रेट है वो अच्छे से बढ़ जाएगा और हमें काफ़ी प्रॉफिट्स उससे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, ये उसका ऑब्जेक्टिव भी है। ऑडिटिंग जब भी हम कर रहे हैं तो इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यही आता है कि हमें एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना है। स्टैंडर्ड ऑडिट 240 ने भी यही कहा है कि हमने अपने फ्रॉड्स और हमने अपनी फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है, यानी ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है। क्योंकि आजकल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा प्ले रोल होता है अपने ऑडिट के अंदर, मतलब अपने फ्रॉड्स के अंदर, तो इस वजह से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमने अपने फ्रॉड्स को अच्छे से पहचानना है और उसके बारे में अपने मैनेजमेंट को और जितने भी उससे लिंक्ड पर्सन हैं उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन में बताना है। इसके अलावा आता है कि अगर हमने कोई भी ऑडिट करना है या कोई भी कंपनी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है स्पेशली अकाउंट्स से रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग, तो उनके रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से उन्होंने अप्लाई किया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, यानी कंप्लायंस ऑडिट अच्छे से करना है। और कंप्लायंस ऑडिट की वजह से क्या होगा, हम अपने हर चीज़ में कंप्लायंस रख पाएंगे और हमारी जो कंप्लायंस वेरिफिकेशन है वो अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट कह सकते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। टाइमली बेसिस पे एरर्स एंड फ्रॉड अगर सामने आ जाएं तो हम अपने जो भी रिस्क हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़कर उनको मैनेज कर सकते हैं करेक्ट एक्शंस लेकर। नेक्स्ट है इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्रूव बनाया जा सकता है। मैंने अभी ऊपर बताया ऑपरेशनल ऑडिट जब हम करते हैं तो उसको क्यों करते हैं, ताकि हमारे इंटरनल कंट्रोल टाइमली वर्क कर रहे हैं या नहीं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ताकि हम अगर वो कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको अच्छे से देखकर उनको टाइमली सही कर कर अपने बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल्स को भी इंप्रूव करते रहें। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ लिमिटेशन सामने आती हैं कि ऑडिट हम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब होता है कि आफ्टर ऑल अकाउंटिंग किसके डेटा के ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल। तो जब भी हम कोई ऑडिट कर रहे हैं तो हम भी हिस्टोरिकली बेसिस पे ही उसको देख रहे हैं, हम भी कोई फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें इसमें नहीं लेकर आते, तो इनहेरेंट लिमिटेशन इसमें फिर भी जुड़ी हुई है। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि इसकी एक सबसे ज़रूरी लिमिटेशन क्या होती है कि ऑडिटर जब भी कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो उससे भी छूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ऑडिटर को ये नहीं कह सकते कि उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले से ही लिमिटेटेड होती हैं जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लिखा गया है स्टैंडर्ड ऑडिट 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन चैलेंज रहता है ऑडिटर के लिए कि फ्रॉड इतने ज़्यादा अच्छे से किए जाते हैं। क्यों अच्छे से किए जाते हैं सर, मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मैनेजमेंट हायर अथॉरिटी में होता है, उसको पता होता है कि कैसे फ्रॉड करना है। तो इस वजह से मैनेजमेंट के द्वारा जब फ्रॉड किया जाता है ना तो ऑडिटर के लिए काफ़ी टफ हो जाता है उसको ढूंढ पाना और उसको समझ पाना, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पर रिलायंस लेना। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस करके दे दी कि ये लीजिए ऑडिट कर लीजिए। अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दी साथ में कि हमने इस तरीके से ये चीज़ें करी हैं। अब उनकी इन्फॉर्मेशन मतलब उसने अगर सारी चीज़ें प्रिपेयर करके हमें दे दी और ऑडिटर उनके ऊपर रिलायंस यानी एक विश्वास करके कह दे चलो ठीक है, लेकिन वो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, ऑडिटर को सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिलायंस है, यानी जो भी उन्होंने हमें प्रिपेयर करके दिया है, हम उस पे विश्वास नहीं रख पाते। ये भी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है? उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की सब्जेक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई भी अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं उसमें भी कुछ एस्टिमेट्स उसमें भी कुछ एस्टिमेशंस लगती हैं, और एस्टिमेशंस क्या होती हैं, हर पर्सन की अलग-अलग। तो जब हर पर्सन की अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑडिटर को ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि हर कंपनी में हर पर्सन अपने-अपने हिसाब से अजम्पशंस करता है, जिसकी वजह से उसको अलग-अलग ऑडिट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और ये प्रॉब्लम उसकी रहेगी ही रहेगी ऑडिटिंग के अंदर कि किसी बिज़नेस में कुछ और हुआ था, किसी बिज़नेस में कुछ और हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या होता है, ऑडिट्स आर टिपिकली कंडक्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। ज़्यादातर बिजनेस में आपने देखा होगा कि साल के लास्ट में ही हम ऑडिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, साल के लास्ट तक सारी चीज़ों को एक बार ढूंढ पाना कि कोई चीज़ अगर साल के शुरुआत में हुई थी उसको कैसे हम ढूंढ पाएँ कि यार ये कैसे हुआ था, क्योंकि साल तक हमारी मेमोरी पता नहीं चलती, कई बार लॉस्ट हो जाती है कि ये चीज़ क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। इसके अलावा अगर हम पीरियोडिक ऑडिट कर रहे हैं तो 6 महीने के ऑडिट के बाद हमें फिर से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर 6 महीने के बाद मतलब 6 महीने का ऑडिट हमने कर दिया, उसके बाद अदर ऑडिट हम कर रहे हैं 6 महीने का, तो उसमें जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारे 6 महीने ऑडिट करने के बाद दोबारा से पिछले 6 महीनों में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टाइम लैग्स बहुत रहते हैं इसके अंदर कि कब ऑडिट अच्छे से करें ताकि कोई प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े। ये था हमारे पास, अगर हम बात करें कि ऑडिटिंग का पूरा बेसिक जो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडिटर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितना भी अभी तक हमने समझा कि जो ऑडिटर है वो प्रोफेशनल और जनरल क्वालिटीज़ को लिंक करके रखना पड़ेगा उसको। कौन कौन सी? सर, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ का मतलब ये है कि अपने काम से रिगार्डिंग उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए अगर वो कॉस्ट ऑडिटर है, उसको मैनेजमेंट अकाउंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये उसकी प्रोफेशनल है। लेकिन अगर जनरल क्वालिटीज़ हैं तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो टेक्टफुल होना चाहिए, वो अपने काम के प्रति मतलब एक ऑब्वियस सी बात है उसकी रुचि होनी चाहिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको करेज होना चाहिए उस काम के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं सर, ऑब्वियस सी बात है उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आप नॉर्मली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात आती है सर, एक इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम बना लो या एक इफेक्टिव ऑडिट प्लान बना लो, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप प्लान या प्रोग्राम कर रहे हो ऑडिट के अंदर तो सर वो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा उसको जब हम क्लैरिटी में लिख रहे हैं तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड भी तो होनी चाहिए ना, कि मैंने क्लियर लिख दिया पर उसका मतलब ही नहीं समझ आएगा तो वो फिर भी वर्स्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्लियर कट लिखना है, अंडरस्टैंडेबल बनाना है। उसके अलावा ऑडिट जो है उसमें मतलब क्या स्कोप हमने कवर करना है, यानी ऑडिट जो भी हम कर रहे हैं वो किस एरिया का कर रहे हैं, कितनी कितनी चीज़ों का कर रहे हैं वो हमें बताना है। इसके अलावा जो भी हम ऑडिट स्ट्रेटजी रेडी करेंगे उसके बारे में भी प्लानिंग के अंदर हमें अच्छे से क्लियर कट बताना पड़ेगा। उसके अलावा जो ऑडिट प्लानिंग है वो फेयरली प्रेजेंटेड होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज क्लाइंट के बिजनेस के बेसिस पे उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर, मतलब जो भी हमने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की करी है वो भी प्लानिंग के अंदर अच्छे से मेंटेन करनी, मतलब प्लान किस किस चीज़ों का करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लान करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है। इसके अलावा क्लाइंट्स के बिजनेस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए अगर आप प्लानिंग अच्छे से कर रहे हो तो, ठीक है। ये सब चीज़ें एक इफेक्टिव प्लान को दर्शाता है। इसके अलावा एक छोटा सा ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम का अगर मैं कहूँ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो एक बार देख लेना, कुछ भी नहीं है। ऑडिट प्लान जो होता है उसमें सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो ऑडिटर ने फॉलो करनी होती हैं ऑडिट कंडक्ट करने से पहले, और ऑडिट प्रोग्राम होता है वो सारे स्टेप्स जो उसने प्लान किए हैं, मतलब कि मैं यहाँ से यहाँ तक करना चाहता हूँ काम, वो मेरा प्लानिंग है, और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा वो मेरा प्रोग्राम होता है, वो मेरे स्टेप्स होते हैं। बस इतना सा काम है कि ऑडिट प्लान पहले करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम उसके बाद करते हैं, बस।
अब हम यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन बी, जिसमें हमने इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक 3 चीज़ों के बारे में समझना है। अब तीनों चीज़ों का मैंने एक साथ लिंक कर दिया ताकि आपको ये चीज़ बार बार समझनी ना पड़े और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का कोई कचरा ही ना हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है सबसे पहले वो देखिएगा। कंट्रोल का मतलब होता है वो सारी पॉलिसीज या प्रोसीजर या कोई एक्टिविटीज़ दैट इज स्टैब्लिश बाय द मैनेजमेंट टू एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो कंट्रोल का मतलब तो बहुत सिंपल सा है कि सर वो सारी पॉलिसीज या प्रोसीजर या एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक का भी मतलब बहुत सिंपल होता है कि हमने एक दूसरे का काम चेक करना है। मतलब क्या होता है? यानी इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर। मतलब रेगुलर बेसिस पे हमने कोशिश करनी है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन का ही काम चेक कर ले, जिसकी वजह से कोई एरर या एरर्स या फ्रॉड ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में ना आए। एंड द लास्ट वन इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब तो हम पहले भी जान चुके हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल टीम को ही ये कह दे या एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल टीम ही क्या करे, अपनी कंपनी का ऑडिट करे ताकि ये देखने के लिए कि उसकी कंपनी कैसे इफेक्टिवली चल रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल क्या है? दैट इज इनहेरेंट पार्ट। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, विदाउट इंटरनल कंट्रोल भी हम कह सकते हैं कि ऑडिट का कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा आता है नेक्स्ट इज इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है कि हमने नॉर्मल रूटीन पे इसको करना है। नॉर्मल रूटीन मतलब रूटीन बेसिस ये एक काम है जिसको हमने करना होता है कि हमने एक दूसरे का काम चेक करना है रूटीन बेसिस पे। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के बाद हमने ये देखना होता है कि हमारी कंपनी कैसे रन कर रही है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बस। इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस को करना, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना और अपने लॉज और रेगुलेशंस को साथ कंप्लायंस करना। और जो इंटरनल चेक होता है उसका सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना है टाइमली बेसिस पे, इसलिए हम रूटीन करते हैं इसका काम। यानी इंटरनल चेक का मतलब ही क्या है? रूटीन ऑडिट करना ताकि जो एरर्स और फ्रॉड है उनको अच्छे से टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इसका मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को इफेक्टिवली इंप्रूव करना ताकि उसमें कोई मतलब ताकि हम टाइमली बेसिस पे अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। इंटरनल कंट्रोल जो है वो सबसे बड़ा और ब्रॉडर कंसेप्ट माना जाता है, जबकि इंटरनल चेक उसके अंडर आता है, जिसलिए उसको हम स्पेसिफिक पार्ट भी कहते हैं। और द लास्ट वन, उसका जो इंटरनल ऑडिट का स्कोप है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी वो इन दोनों से अलग होता है लेकिन वो इसमें ही कवर कर लिया जाता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट भी ज़्यादातर इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग के लिए भी कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर कि ये कॉन्टिन्यूस एंड ऑन गोइंग बेसिस पे डन किया जाता है। यानी कॉन्टिन्यूस एंड ऑन गोइंग है। इंटरनल कंट्रोल को आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग नहीं कर सकते, जबकि इंटरनल चेक है जो वो जो चीज़ है वो रेगुलर बेसिस पे डन करी जाती है, यानी कॉन्टिन्यूस इसका नेचर होता है। और जो इंटरनल ऑडिट है वो पीरियोडिकली होता है। यानी ये सब चीज़ें हम ऊपर भी डन कर चुके हैं, बस इसका एक डिफ्रेंशिएशन मैंने करके दे दिया कि चाहे दो के बीच में डिफरेंस आए, चाहे तीनों के बीच में डिफरेंस आए, और चाहे आपके किसी भी बेस पे डिफरेंस आ जाए, आपको तीनों के बारे में अगर नॉलेज है तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं सर इंटरनल कंट्रोल का इतना हमने पढ़ा पार्ट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहला है कि मैनेजमेंट डिसीजन टू चूज द कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। हम चाहते हैं हमारे कंट्रोल थोड़े सस्ते हों पर अच्छे हों। अरे भाई साहब, सस्ते के चक्कर में अच्छे चीज़ों को हम भूल जाते हैं कई बार। इस वजह से अगर हमारी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल है तो हम ये मानते हैं कि वो अच्छे से काम भी नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है देयर आर चांसेस ऑफ मिस यूज बाय द पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल कंट्रोल हमारे हाथ में ही होते हैं, तो हो सकता है कोई पर्सन उसको अपने हाथ में लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई ना कोई फ्रॉड कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मे बी डिफीटेड बाय मैनिपुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखो, मैंने कहा था मैनेजमेंट इज ऑन द हायर अथॉरिटी, तो मैनेजमेंट कुछ भी करके इंटरनल कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकता है और उसकी मैनिपुलेशन कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रूटीन ट्रांजैक्शन, इरेगुलर ट्रांजैक्शन में बी ओवरलुक्ड। मतलब क्या था कि हमें पता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो रूटीन ट्रांजैक्शंस के बीच में भी कवर किया जाता है, यानी इसमें इंटरनल चेक भी इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इरेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं ना उनको हम ओवरलुक नहीं कर पाते। ठीक है ना, मतलब इरेगुलर ट्रांजैक्शंस का मतलब कह लो कि रेगुलर बेसिस पे हम बेशक चेकिंग तो कर रहे हैं
लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इरेगुलर बेसिस पे भी होती हैं, जिनको हम ओवरलुक करना मतलब ओवरलुक कर जाते हैं, हम देख नहीं पाते अच्छे से कि उसमें क्या चीज़ें हैं सही और क्या गलत। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में कवर हो गई, लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अब इसके बाद आता है सर इंटरनल चेक का मेन प्रिंसिपल क्या है, यानी इंटरनल चेक जो हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो इंटरनल चेक हमेशा आपका अपनी फाइल्स को सेफ रखने के लिए, अपनी बुक्स को सेफ रखने के लिए होना चाहिए से पहले नंबर पे। नंबर टू, टाइम टाइम पे जो इंटरनल चेक है उसको रिव्यू करना भी आपका काम है। नंबर थ्री, जो प्रोसीजर्स हैं और जो इंटरनल चेक है उसका जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपरली सुपरवाइज होना चाहिए, यानी टाइमली बेसिस पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी अगर रूटीन टास्क हमने रखा है, इंटरनल रूटीन हम कर रहे हैं, यानी इंटरनल चेक अगर हम कर रहे हैं तो उस इंटरनल चेकिंग की भी सुपरविजन करनी पड़ेगी, ताकि कोई काम ये ना हो कि वो इरेगुलर बेसिस पे हो रहा है या फिर वो अच्छे से नहीं हो रहा। जो इंटरनल चेक है दैट इज ऑटोमेटिक चेकिंग ऑफ द वर्क ऑफ एम्प्लॉय बाय द अनदर पर्सन इज अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम। यानी क्या है कि इंटरनल चेक का मतलब ये नहीं है कि हमने एक ही पर्सन को लगाया है, वो कह रहा है कि अगर ऑटोमेटिक कोई एक पर्सन भी दूसरे पर्सन का काम चेक कर रहा है तो वो भी इंटरनल चेक के अच्छे सिस्टम होने का मतलब अच्छा होने का एक कह लो कि साइन होता है, कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन का काम चेक करके उसको ये कह दे कि ये गलती है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हो गए जिनको आपने फॉलो करके चलना है इंटरनल चेक को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के पेपर में कि इंटरनल चेक सिस्टम अपने कैश रिसिप्ट्स के लिए और कैश पेमेंट के लिए कैसा होना चाहिए। तो अगर कैश रिसिप्ट की बात करें तो इसमें हमने क्या ध्यान में रखना है कि जो भी कैश रिसिप्ट है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। नंबर वन, ही इज़ नॉट ऑथराइज टू कीप द कैश विद हिम। नंबर टू, ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पर्सन जिसके पास कैश आ रहा है वो अपने पास उसको कैश को ना रखा हो, उसने प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन के जिस जिस चीज़ में उसको कैश को रखना है वहाँ पे रख दे वो चीज़। नंबर थ्री, ही इज़ नॉट अलाउड टू मेक एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इट। कोई भी कैश अगर मेरे पास है तो मैं उसमें से कोई अपना खर्चा नहीं कर सकता, ये भी ध्यान में रखना है। नंबर फोर, कैश रिसिप्ट शुड बी डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन अ डेली बेसिस। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि डेली बेसिस पे ही हम अपने कैश को कहाँ जमा करवा दें, बैंक के अंदर। और नंबर फाइव, कैशियर शुड नॉट बी अलाउड टू डू द प्राइमरी एंट्री इन द बुक्स। कैशियर को ये नहीं कहा जाएगा कि भाई सबसे पहले जो कैश आ रहा है उसको ही एंटर कर लो, नहीं, प्राइमरी जो है उसको एंट्री करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं, अगर कोई भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से प्राइमरी एंट्री नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पेमेंट बेसिस पे कहें तो पर्सन मेकिंग द पेमेंट शुड नॉट हैव अ कनेक्शन विद द रिसिप्ट। ऑब्वियस सी बात है, जिससे मुझे पैसा आ रहा है उसको ही हम पेमेंट ना करें, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होना चाहिए बीच में। नंबर टू, एवरी पेड बिल और वाउचर शुड बी स्टैम्प्ड। प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए हर बिल और हर इनवॉइस जो पेमेंट से रिगार्डिंग है। उसके अलावा मतलब इन शॉर्ट स्टैम्प होने का मतलब ये होता है कि उस पर डेट होनी चाहिए, और प्रॉपरली स्टैम्प होने का मतलब होता है कि हम डबल पेमेंट ना करें उसकी, ठीक है। नंबर थ्री, कन्फर्मेशन ऑफ द बैलेंस फ्रॉम द क्रेडिटर शुड बी मेड डायरेक्टली। कोशिश करो कि जिसको भी हमने पेमेंट करी है उससे ही डायरेक्टली लिंक करके उसकी कन्फर्मेशन ले लो कि क्या ये पेमेंट सही है या गलत। उसके अलावा कैश रिसिप्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेमेंट। जो भी हमने पेमेंट करी है उस पर्सन से भी हमने कैश रिसिप्ट ले लेनी है, ये सोचकर कि हमने उसको पेमेंट कर दी है। एंड द लास्ट वन इज पैटी कैश शुड बी मेंटेन और इम्प्रेस सिस्टम। जो पैटी कैश सिस्टम्स मतलब जो पैटी कैश के खर्चे हैं, जिसमें हम कह लो 10 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये का खर्चा होता है, तो वो भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखो, क्योंकि उन एक्सपेंसेस का जो खर्चा है जब एड ऑन कर लिया जाता है तो वो भी 1000-2000 के आसपास बन जाता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, उसको भी ध्यान में कंट्रोल करके रखना होता है। दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल चेक सिस्टम जो रिसिप्ट और पेमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। डन। इसके अलावा सर अब इंटरनल कंट्रोल अच्छा होने के लिए क्या प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रिंसिपल्स इंटरनल चेक के लिए ज़रूरी है ना, वही इंटरनल कंट्रोल के लिए ज़रूरी हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स के लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए रख दिया, ताकि आप इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो और अपने इसमें ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा थर्ड टॉपिक था सर इंटरनल ऑडिट का। तो इंटरनल ऑडिट में कौन से मेन फंक्शंस हैं जो इंटरनल ऑडिट करता है, या फिर कह लो कि कौन सी ऐसे इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो हमें ध्यान में रखने हैं। नंबर वन,
टू कमेंट अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जब भी हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे से किया गया हो। नंबर 2, गिव सजेशन अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल में कहीं वीकनेस है तो इंटरनल ऑडिट का मेन काम होता है कि उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स को बताना और करेक्टिव एक्शंस को देना। नंबर 3, टू चेक एंड इंश्योर वेदर द पॉलिसी एंड प्रोसीजर एज लेट डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट आर बीइंग फॉलोड। कोई भी पॉलिसी और प्रोसीजर अगर बनाए गए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया गया है या नहीं, ये भी देखना होता है इसका काम। वेदर द एसेट्स आर प्रॉपरली अकाउंट और सेफ गार्डेड, क्या प्रॉपरली जो एसेट्स हमने रखी हुई हैं वो प्रॉपरली सेफ है और उनको प्रॉपरली बुक्स में लिख लिया गया है, ये ध्यान में रखना है। एंश्योर वेदर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऐसे ऑडिटिंग के बने हुए हैं यानी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो हमने ऐसे 200 ऐसे 240 जो पढ़ते हैं, वो जो हमने लिखे हुए हैं उनके पीछे बहुत मकसद होते हैं। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही स्टैंडर्ड ऑडिट्स भी होते हैं, क्या उनको फॉलो किया है हमने अपनी ऑडिटिंग को करते टाइम, ये भी देखना होता है इंटरनल ऑडिट के ज़रिए। तो ये जो हमने ध्यान में रखना है चीज़ों को, वही बस लिखा गया है। और या फिर कह लो कि इंटरनल ऑडिट के क्या क्या काम होने चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। दैट्स इट। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, अब आपको उसके अलग अलग एडवांटेजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ही एडवांटेज सभी के लिए रख दिया क्योंकि आफ्टर ऑल एक ही क्वेश्चन इसमें से करने की कोशिश होती है बच्चों की, लेकिन फिर भी अगर 2 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप इसके एडवांटेजेस को किसी वे में भी मेंशन कर सकते हो। मैंने सभी के लिए एक इक्वल पॉइंट की हेडिंग देकर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर कर दिया है। देख सकते हो आप, आपको मैं एक दो बता देता हूँ कैसे। मतलब इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या तीनों में है? देखो ज़रा, एडवांटेज तीनों में है। क्यों सर? जो इंटरनल कंट्रोल है वो जनरली कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरनल कंट्रोल आ जाता है तो हम हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गलत हो रही है और कौन सी चीज़ सही जा रही है। उस तरीके से हम अपने डिसीजन लेकर अपनी कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। चेक की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम चेकिंग कर रहे हैं तो कैश की भी चेकिंग कर रहे हैं, हम पेमेंट्स की भी देख रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर को भी देख रहे हैं। तो जब रेगुलर बेसिस पे सारी पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर और कॉस्ट सिस्टम को हम चेक कर रहे हैं तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और इंटरनल ऑडिट का तो मतलब ही ये होता है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर इंटरनल ऑडिट ने ये चेक कर लिया कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे से नहीं चल रहा तो करेक्टिव स्टेप्स देकर हम उसको सही कर लेंगे। और सही करने का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल ऑडिट की वजह से हमारा इंटरनल कंट्रोल अच्छे से इम्प्रूव है और इम्प्रूव होने की वजह से हमें कोई भी कॉस्ट एक्स्ट्रा बेस पे नहीं लगानी पड़ेगी। बस ये हमारे तीनों के मेन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इस वजह से तीनों में कॉमन एडवांटेज। इसके बाद आती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तीनों का ही मेन काम होता है हमारे काम में अच्छे से तेज़ी लेकर आना और हमारे काम को इफेक्टिव बेसिस पे कंप्लीट करना। और तीनों का ही मेन काम होता है रिस्क को कम करना। ऑब्वियस ही बात है, कंट्रोल भी क्या करता है? वॉच आउट करता है। चेकिंग क्या होती है? टाइमली बेसिस पे रूटीन चेकिंग होने की वजह से कोई रिस्क कम हो जाते हैं क्योंकि फ्रॉड कम चांसेस होते हैं कि रेगुलर बेसिस पे सारी चेकिंग हो रही है। और नंबर 3, इंटरनल ऑडिट ये चेक कर लेता है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर कंट्रोल अच्छा चल रहा है तो ऑफकोर्स रिस्क को टाइमली मैनेज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिनिमाइज हो जाएगा सारा का सारा रिस्क। इसी वजह से अगर मैं आपको डिसएडवांटेज की बात करूं तो ह्यूमन एरर तीनों में होता है। देखो, कंट्रोल भी कौन मैनेज कर रहा है? हमारा ह्यूमन। चेकिंग कौन कर रहा है? हमारा ह्यूमन। और ऑब्वियस ही बात है, नेक्स्ट इंटरनल ऑडिट भी किसके बेसिस पे है? ह्यूमन। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ह्यूमन आ जाता है ना बीच में तो एरर्स होने के चांसेस फर्स्ट ऑफ ऑल रहते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो ह्यूमन एरर इज़ अ मेजर एडवांटेज और मेजर डिसएडवांटेज इन दिस केस। नंबर 2, अगर हम बात करें रिसोर्स इंटेंसिव। देखो, कंट्रोल करने के लिए भी हमें कोई सिस्टम चाहिए, मतलब कोई जगह चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो पहला, इंटरनल चेकिंग करने के लिए भी हमें प्रॉपर पर्सन्स चाहिए, प्रॉपर चीज़ें चाहिए ताकि हम एक दूसरे की चेकिंग करने के लिए वो सिस्टम अरेंज कर सकें। और नंबर 3, इंटरनल ऑडिट अगर हम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कंट्रोल का ऑडिट करना है तो इंटरनल ऑडिट करने से पहले भी हमें कुछ प्लानिंग्स और कुछ रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज करने पड़ेंगे ताकि हम उन चीज़ों को ढूंढ सकें और डिटेक्ट कर सकें टाइमली बेसिस पे। तो रिसोर्सेज तीनों में बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इंटरनल कंट्रोल के ज़रिए और ऑडिट के ज़रिए और चेकिंग के ज़रिए कि तीनों काफ़ी कोर लिंक्ड है।
तीनों का डिफरेंस कवर हो गया, तीनों के प्रिंसिपल्स समझ में आ गए, तीनों के एडवांटेज समझ में आ गए, तीनों के प्रिंसिपल्स हो गए। इंटरनल चेक सिस्टम में एक क्वेश्चन आया हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया। सर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हो गया सारा चेक, हो गया सारा सेक्शन बी।